हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुलेखा गुप्ता। क्लास हमारी BA थर्ड ईयर, चैप्टर हमारा सेकंड इमैनुअल दुर्खिम है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इमैनुअल दुर्खिम का पद्धति शास्त्र में सामाजिक तथ्य। इमैनुअल दुर्खिम का पद्धति शास्त्र सामाजिक तथ्य। तो स्टूडेंट्स, दुर्खिम ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने इसे सबसे पहले उन नियमों की विवेचना की जिनके द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। सामाजिक तथ्य को दुर्खिम ने एक ऐसी वस्तु के रूप में स्वीकार किया जो वैज्ञानिक अध्ययनों का वास्तविक आधार है, और इसी विशेषता को हम वस्तु कह सकते हैं। सामाजिक तथ्य व्यवहार करने वाले, व्यवहार यानी कि विचार करना या अनुभव करने या क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जिसकी प्रकृति दबावकारी अथवा बाध्यमूलक होती है। सामाजिक जीवन में हम विभिन्न प्रकारों के विचारों, अनुभवों या क्रियाओं के रूप में जो भी व्यवहार करते हैं उन्हें सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामाजिक तथ्यों की प्रकृति वस्तु की तरह होती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य वस्तु के समान मूर्त और स्पष्ट होते हैं। सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों का समावेश होता है जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक तथ्य मुख्य रूप से सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं होती हैं। एक होती है बाह्यता, दूसरी होती है बाध्यता। सामाजिक तथ्य की जो बाह्यता होती है वह सामाजिक तथ्य का प्रथम गुण होता है। सामाजिक तथ्य के प्रथम गुण बाह्य होते हैं। इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों का संबंध ना तो किसी व्यक्ति विशेष से होता है और ना ही व्यक्तिगत चेतना से। इनका अस्तित्व अल्पकालीन न होकर के दीर्घकालीन होता है। एक बार जब कोई विशेषता सामाजिक तथ्य के रूप में विकसित हो जाती है तो उसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। व्यक्तिगत तथ्य व्यक्तिगत चेतना का परिणाम स्वरूप ही सामाजिक तथ्यों का विकास सामूहिक चेतना के द्वारा होता है। जैसे कि सामाजिक जो तथ्य होते हैं दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति विशेष के ढंग, व्यवहार इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाह्य होने के साथ ही यह दूसरे व्यक्तियों पर दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य बाह्य तथ्य होते हैं। व्यक्तिनिष्ठता उपयोगितावाद सामाजिक तथ्यों के अंग हैं। सामाजिक तथ्यों को दुर्खीम वस्तुओं के रूप में मानते हैं। सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं और इन्हें बाह्य रूप से देखा जा सकता है। सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल हम अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं, जिसका व्यक्तिगत मनुष्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता है। सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल बाहरी तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। सामाजिक तथ्य वस्तु समान है। इस प्रकार प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो भौतिक, प्राणीशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अलग होते हैं। दुर्खीम इस प्रकार के तथ्यों को भी सामाजिक तथ्य मानते हैं। दूसरा आता है हमारा बाध्यता। दुर्खीम के अनुसार जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं वे सामाजिक तथ्य जो अपनी प्रकृति से केवल बाह्य ही नहीं होते बल्कि दबाव शक्ति के द्वारा वह व्यक्तियों को उन कार्य के लिए बाध्य करते हैं जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत व्यवहार को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। अतः सामाजिक तथ्य जो होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से अधिक होते हैं और सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण आ जाना स्वाभाविक गुण हो जाता है। अब आता है हमारा श्रम विभाजन का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खीम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था जिसके अंतर्गत दुर्खीम ने काफी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे और दुर्खीम से पहले भी एडम स्मिथ, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि विद्वानों ने भी आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन की विवरण भी किया था। श्रम विभाजन मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा विवेकपूर्ण साधन है जिसके द्वारा समूह की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। श्रम विभाजन एक ऐसी सामाजिक घटना है जो कि प्रत्येक युग में और सभी समाजों में होनी आवश्यक है। प्राचीन समाजों में भी श्रम
विभाजन का आधार आर्थिक न होकर के सामाजिक ही था। उस समय उत्पादन केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाता था। समाज में किसी भी तरह की आर्थिक असमानताएं नहीं थी। उस समय केवल आयु और लिंग के आधार पर ही श्रम विभाजन होता था। श्रम विभाजन में पुरुषों का काम शिकार करना था, खेती करना था, और महिलाओं का काम घर में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना, पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना था। सामाजिक विकास की प्रक्रिया के बाद ऐसी दशाएं हुई कि जिनका श्रम विभाजन के प्रमुख कारक, जैसे कि 3 बताए हैं सामाजिक कारक: जनसंख्या का आकार, भौतिक घनत्व, नैतिक घनत्व में बदल गए। समाज में जनसंख्या की वृद्धि निरंतर होती गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज का आकार भी बड़ा हो गया। जब समाज का आकार बढ़ता है तो व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और इस दिशा में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन होता है, जनसंख्या के साथ साथ भौतिक घनत्व भी बढ़ने लगता है, व्यक्तियों की आवश्यकताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। आवश्यकताओं के साथ साथ उत्पादन की आवश्यकता का अनुभव होता है, और जब उत्पादन की आवश्यकता अधिक होने लगती है तब श्रम विभाजन भी अधिक होने लगता है। इसी आधार पर व्यक्तियों की एक नैतिक घनत्व, संचार के साधनों में वृद्धि होने लगती है। व्यक्तियों और समूहों के संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न होती है। प्राचीन समाजों में व्यक्तियों का संबंध अपने परिवार और एक छोटी सी समूह तक ही सीमित था, परंतु अब उनके संबंध बढ़ गए हैं। पहले संबंधों का आकार सामाजिक था, आर्थिक था, परंतु जैसे जैसे समूहों की जनसंख्या की वृद्धि हुई, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभाव डालने के नियंत्रण के साथ परिवहन और संचार के साधनों ने विकास किया। जैसे कि पहले हमारा समाज सरल समाज था, छोटा समाज था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, भौतिक घनत्व हुआ, संचार के साधनों ने वृद्धि की, वैसे वैसे श्रम विभाजन भी बढ़ता गया। और जब श्रम विभाजन होता चला गया तो हमारे सरल समाज ने जटिल समाज का रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे हमारा सरल समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए श्रम विभाजन की ओर बढ़ता चला गया, ठीक उसी तरह से हमारा सरल समाज जटिल समाज में परिवर्तित हो गया। लोग संचार के साधनों में विकास करने लगे। इसके बाद आता है हमारा समाज का विभेदीकरण। समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया चालू हुई, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए। एक व्यक्ति की प्रतियोगिता समाज के सभी व्यक्तियों से नहीं होती, वह केवल उन्हीं लोगों से प्रतियोगिता होती है जो उसके समान व्यवसाय करते हों। दूसरे शब्दों में
दूसरे राजनीतिक से होगी, एक डॉक्टर की प्रतियोगिता दूसरे डॉक्टर से होगी, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से प्रतियोगिता करता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हमारे जो समाजशास्त्री हैं दुर्खीम, इन्होंने कुछ प्रक्रिया दी है जिसमें आता है हमारा विशेषीकरण। इसके अंतर्गत दुर्खीम का कहना है कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है वैसे ही व्यक्तियों में विशेषीकरण भी बढ़ता जाता है। श्रम विभाजन में जैसे व्यक्ति एक विशेष कार्य के द्वारा ही आजीविका चलाता है और लंबे समय तक उसी कार्य को करता रहता है, जिस कारण उसे व्यक्ति विशेष से कुशलता प्राप्त होती है। हमारे भारत में विभिन्न जातियों को एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष कुशलता प्राप्त हो सकती है, जिसे व्यवसाय के आधार पर जातियों में विभाजित किया गया है। जाति विशेष को श्रम विभाजन में उनके कार्य सौंपे हुए हैं, उनके कार्य दिए गए हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रतियोगिता। तो स्टूडेंट, इससे आपको पता है कि समाज में श्रम विभाजन के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलन करता है। जब सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, तो जब उसके समान ही कोई दूसरा व्यक्ति व्यवसाय करता है, दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, तो उन व्यक्तियों के बीच प्रतियोगिता होने लगती है। जो समान व्यवसाय के द्वारा आजीविका चलाते हैं, एक ही व्यवसायिक वर्ग से कार्य करते हैं, तो उन दोनों लोगों के बीच प्रतियोगिता हो जाती है। तीसरा है कार्य का महत्व। तीसरा है कार्य का महत्व। प्रतियोगिता में जब वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपने कार्य में अधिक रुचि दिखाने लगता है, और यही श्रम विभाजन की प्रक्रिया है। यह श्रम विभाजन की वह प्रक्रिया है जो समाज में कार्य के महत्व को बढ़ाती है। समाज में जो एक वर्ग होता है, वे लोगों को जो कार्य दिया जाता है, उस कार्य को जो लोग नहीं करते दूसरे लोग कर सकते हैं। चौथा है पारस्परिक निर्भरता। चौथा पॉइंट पारस्परिक निर्भरता। इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से संबंधित सभी कार्यों को स्वयं करता था, परंतु श्रम विभाजन होने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति दूसरों लोगों के साथ कार्यों के लिए निर्भर होने लगा। जैसे एग्जाम्पल 4, पहले किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी वस्तुओं का निर्माण स्वयं करता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे श्रम विभाजन बढ़ता गया, वैसे ही किसान अपने हल के लिए बढ़ई पर दूसरी वस्तुओं के लिए व्यवसाय लोगों पर निर्भर रहने लगा। पांचवा है सहयोग। पांचवा पॉइंट सहयोग। समाज में जब व्यक्ति दूसरे लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहता है, तब वे एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं। दूसरे शब्दों में
श्रम विभाजन सहयोग की भावना का विकास करता है। श्रम विभाजन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को सहयोग देना और उनसे सहयोग लेना एक दूसरे की आवश्यकता बन जाती है। छठवां पॉइंट, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद का संबंध व्यक्तिगत कार्य से होता है। जब व्यक्ति विशेष कार्य में अधिक निपुण हो जाता है, अच्छा कार्य करने वाला हो जाता है, अपने कार्य को समझने लगता है, तो उससे व्यक्तिवादी भावनाएं विकसित होती हैं। सातवां आता है हमारा वर्ग संघर्ष। सातवां पॉइंट, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष सामाजिक विघटन और श्रम विभाजन के प्रमुख दुष्परिणाम है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपने कार्य के महत्व को समझने के लिए अन्य वर्ग के प्रति अनुदार होने लगते हैं। समाज को वर्गों में विभाजित कर देते हैं, जो कि एक दूसरे को अलग समझने लगते हैं। वर्ग संघर्ष से समाज में अधिक गतिशील बन जाता है। श्रम विभाजन से होने वाले बदलाव लोगों की पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक एकता में वृद्धि करते हैं। समाज में श्रम विभाजन होता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हमने सामाजिक तथ्य पढ़े, श्रम विभाजन के सिद्धांत पढ़े। इससे आगे हम देखते हैं अपनी अगली वीडियो।